BlackRock is taking over the world. एक सक्सेसफुल और एक रिच माइंडसेट होता क्या है? रिच चेज द रिस्क। दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है ब्लैक रॉक, सब जानते हैं, काफी इस पे चर्चा हो चुकी है। ब्लैक रॉक का एक मॉडल है अलादीन, कि मैं रिस्क मैनेज कर लूंगा तो रिटर्न्स आ जाएंगे। और वो कंपनी आज ब्लैक रॉक है जो दुनिया का सबसे ज्यादा वेल्थ मैनेज करती है। इतनी वेल्थ मैनेज करती है कि बहुत सारी कंट्रीज की जीडीपी नहीं है। लॉटरी की टिकट कहां सबसे ज्यादा बिकेगी? जहां गरीबी ज्यादा होगी। हाँ, लाइफ में अमित भाई तीन बड़े रिस्क है, तीन ही बड़े रिस्क है, चौथा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। पहला बड़ा रिस्क है किसी की आमदनी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। कोविड आ गया, आज रिसेशन आ गया, अचानक से जॉब चली गई जी। तो रिसेशन या कोविड या कोई भी ऐसा सिचुएशन आया जब आपकी आमदनी चली गई। आज लोग क्यों जॉब नहीं छोड़ पाते? इमरजेंसी फंड नहीं, बॉस की झेलते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं, यू डोंट हैव एनी लायबिलिटीज। लोग कहते हैं शुरू में लाइफ इंश्योरेंस, मैं कहता हूं नहीं, शुरू में हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग मनी को लेकर इतना स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं तो वो तो बहुत डेंजरस हो सकता है। डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी। मेरे को ना वो पॉइंट मिल जाए जहां से सिल्वर बढ़ने वाला था और वो पॉइंट मिल जाए जहां सिल्वर गिरने वाला है, मैं उस पॉइंट पे खरीदूंगा, इस पॉइंट पे बेच दूंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई माइकल पैदा नहीं। देखो गोल्ड के लिए हमारे एक कहावत है, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। तो यानी जब तक मार्केट में खराब न्यूज चलती रहेंगी तब तक गोल्ड बढ़ता रहेगा। Gold has suffered its sharpest fall in more than 12 years. एक तरफ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और एक तरफ माइनिंग उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है, तो क्या होगा? भाव बढ़ेगा। और यही हुआ सडनली 60-70 हजार रुपए किलो से 3 लाख रुपए किलो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, क्योंकि उनको डर लग गया कि यार ये आदमी तो हमारे पैसे कभी भी मुकर से मुकरू ला ले, तो मुकर जाएंगे सारे। तो जो बाइडेन तो कम मुकरू था, ये तो ज्यादा बड़ा मुकरू आ गया है, ये तो मना ही करते बोले मैं तो लिया ही नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है यूएस के पास, सेंट्रल बैंक्स में। हाउस होल्ड गोल्ड में तो इंडिया नंबर 1 है, बट मैं सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूं। नंबर 2 पे है जर्मनी, नंबर 3 पे पता कौन? लोगों को लगता है, जैसे हम एसआईपी बोलते हैं ना, लोगों को लगता है कि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में डालने। धनतेरस पे गोल्ड खरीदना इज आल्सो एसआईपी। ओके, इट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लोगों को पता नहीं है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन एसआईपी। संजय भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी, और बहुत समय बाद आज हम मिल पा रहे हैं, तो हमारी ऑफ कैमरास तो बहुत बात ही हो रही थी, बट थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये 4th शूट है हमारा साथ में। एंड इससे पहले जितने भी हमने पॉडकास्ट पर आपने जो शेयर किया लोगों को बहुत पसंद आता ही है। खैर आपकी और हमारी एनर्जी भी इतनी अलाइंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो सिमिलर बातें जब निकलती हैं, और आपका खैर जो बिजनेस अक्यूमेन और जो फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। और आई थिंक ये बहुत सही वक्त है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का, क्योंकि बहुत सारी जो वर्ल्ड वाइड जो बहुत सारी सिचुएशन चल रही हैं, इकोनॉमीज में चेंजेस आ रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, लोग आज के वक्त में रोड मैप समझना चाह रहे हैं कि मैं करूं क्या, अब तक कुछ नहीं किया पिछले साल, अब क्या करूं। तो बहुत सारी जो सिचुएशन चल रही हैं, मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द फाइनेंस, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ इससे भी ज़्यादा ऊपर है, वो है मनी माइंडसेट का होना। क्योंकि पहले माइंडसेट होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने जीवन में बेहतर कर पाते हैं। एक सक्सेसफुल और एक रिच माइंडसेट होता क्या है? देखिए, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से जी, करेक्ट। एक्चुअली पूरी दुनिया रिटर्न्स को चेज कर रही होती है कि मैं कहाँ ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ। इस साल मैं गोल्ड में डाल देता हूँ, इस साल मैं सिल्वर में डाल देता हूँ, इस साल मैं मिड कैप में डाल देता हूँ, स्मॉल कैप में डाल देता हूँ। वो ये चेज कर रहे हैं। पर जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले चेज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। ओके, ठीक है, रिच चेज द रिस्क। वो लोग रिस्क को चेज करते हैं। अब रिस्क को चेज करना क्या होता है? वो ये देखते हैं कि जो मेरे पास है वो ना चला जाए। ओके, वाह, जो मेरे पास है वो ना चला जाए, क्योंकि वो लाने में बहुत मेहनत लगी थी। तो वो जिस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिजाइन करते हैं, वो उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग होती है ना कि कितने दबाव के अंदर ये टूटेगा। दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है ब्लैक रॉक, सब जानते हैं, काफी इस पे चर्चा हो चुकी है। ब्लैक रॉक का एक मॉडल है अलादीन। ओके, उसका नाम ही है, अलादीन ही नाम है। और ये अलादीन जो है, ये इसका काम है कि ये जितने पोर्टफोलियोज हैं ब्लैक रॉक के, उन पे स्ट्रेस टेस्ट करता रहता है कि किस स्ट्रेस पे वो टूटेगा। क्योंकि जो ब्लैक रॉक के फाउंडर हैं, उन्होंने जॉब से स्टार्ट किया था, और जॉब में वो ट्रेडर थे। तो जब वो ट्रेडर थे तो वो रिटर्न्स को चेज कर रहे थे, जल्दी रिटर्न्स। एक दिन उन्होंने सारा कैपिटल वाइप आउट कर दिया, मतलब जितना कैपिटल था वो खत्म हो गया। ओके, उनको जॉब से बाहर निकाल दिया गया। फिर वो सोचे यार क्या गलती हो गई? बोले हमने रिस्क के बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करूंगा जो रिस्क को ज्यादा तवज्जो देगी रिटर्न से भी। सुपर, कि मैं रिस्क मैनेज कर लूंगा तो रिटर्न्स आ जाएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे। और वो कंपनी आज ब्लैक रॉक है जो दुनिया का सबसे ज्यादा वेल्थ मैनेज करती है। इतनी वेल्थ मैनेज करती है कि बहुत सारी कंट्रीज की उतनी जीडीपी नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में सबसे ऊपर शेयर होल्डर में उन्हीं का नाम आता है।
एंड दैट इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विच द रिच पीपल अंडरस्टैंड। ओके। तो यहां सबसे पहला रिस्क आता है। सेकंड, जो रिच माइंडसेट के लोग हैं ना, वो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके। वो गरीब लोग करते हैं। गरीब मानसिकता के लोग जो है अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी की टिकट कहां सबसे ज्यादा बिकेगी? जहां जो गरीबी ज्यादा होगी। हाँ। आप देखो, कोई अमीर के यहां लॉटरी की टिकट बिक रही है, बिकनी तो वहां चाहिए, वो तो ज्यादा पैसे दे सकते हैं, पर नहीं जी, वो गरीबों के यहां लॉटरी की टिकट क्या बात है, क्या बात है, वाह। 100 रुपए की टिकट, 50 रुपए की, क्या 100 से 1 करोड़ बनेगा? ले भाई, दे दे। प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे, असली पैसा तो लॉटरी वाले बना रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, बट माइंडसेट है ना, माइंडसेट है यार, कोई लाइफ में ऐसा मैजिक हो जाए कि मेरे 100 रुपए जो है वो 1 करोड़ बन जाए। अच्छा, इस बार नहीं लगी, चलो एक और बार ट्राई करते हैं। 100 की तो बात है, पर यही अगर उनको कह दिया जाए कि 100 रुपए की SIP कर दो, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो डोपामिन चाहिए कि मेरे को 100 रुपए से 1 करोड़ बनना चाहिए। चाहे 40 साल लगे रहेंगे, एक बार भी नहीं बनेगा, बट वो बस उसी एक बार का इंतजार कर रहे हैं। तो ये अगेन पुअर माइंडसेट का थॉट प्रोसेस है। व्हेन यू एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। फ्यूचर एंड ऑप्शंस लोग ट्रेड करते हैं, उसमें भी यही परेशानी है। सबको चाहिए कि मैं ऑप्शंस खरीदूं, 10 रुपए का खरीदूं, 20 रुपए का खरीदूं, कल के कल वो 200 का हो जाए, 10 गुना हो जाए, और उस चक्कर में वो 20 रुपए भी चले जाते हैं। तो ये आपका जो पुअर माइंडसेट का थॉट प्रोसेस, जो रिच माइंडसेट नहीं सोचता, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन वो नहीं रखता। एक बार मैं दुबई में था अमित भाई, और मेरे को बहुत बड़े फंड मैनेजर से मिला। आई थिंक ही मैनेजेस समवेयर अराउंड $500 मिलियन वहाँ पे। तो मतलब मोटा मोटी 4-5 हज़ार करोड़ रुपए मैनेज करता है। तो बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया है और मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो हाई रिस्क है। मैंने बोला अच्छा, फिर वो क्या रिटर्न मांगते हैं? 18% साल का। बोलते नहीं, उनको 8% का रिटर्न चाहिए साल का। अब आप सोचो 8%, आप और मैं भी सुने एक बार, बोले यार क्या है, FD मिल जाता है यार। करेक्ट। वो वहां 8% पे पैसे उठा लाया। बोलते अगर मैं इन अमीर लोगों को जिनसे मैंने पैसे उठाए हैं, क्योंकि वहां मिनिमम $1 बिलियन आपको डालना पड़ता है उसके फंड में डालने के लिए, बोलते अगर मैं इन अमीर आदमियों को इतना भी बोल देता ना कि 12% रिटर्न बनेगा, तो वो पैसा नहीं डालते। बोले कुछ गड़बड़ है, ताल में काला है। 18 तो दूर की बात है, 24 तो दूर की बात है। करेक्ट। और यहाँ हमारे को क्या चाहिए कि 1.5% महीना मिल जाए, 2% महीना मिल जाए, 1% महीना। एंड देयर ही सेइंग रिच पीपल आर लुकिंग एट 8% per annum. So what it shows you कि they don't have unrealistic expectations. Correct. And that's why they are able to multiply their wealth over time. वो टाइम को सारी हेवी लिफ्टिंग करने देते हैं। उनका फोकस क्या है? थर्ड पॉइंट आता है यहीं पे। तो रिच माइंडसेट कैसे पैसा बना रहा है? फिर वो रिच कहां से हो गया जब इन्वेस्टमेंट से नहीं बना रहा? अरे इन्वेस्टमेंट से नहीं बना रहा है, वो पैसा बना रहा है अपना काम करके, वो पैसा बना रहा है अपने काम में बेटर होके, वो पैसा बना रहा है अपने स्किल्स को बेटर करके, लेवरेज को बेटर करके, बिजनेसेस चालू करके, एक्टिव होके वो पैसा कमा रहा है। Okay. और यहां हमारा बाशिंदा क्या चाहता है कि मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मैं वही 5-6 बजे ऑफिस से निकलूं, घर पे आऊं, लाश की तरह पड़ा रहूं, नेटफ्लिक्स देखता रहूं। मैं 1 घंटा कोई अच्छा इस तरीके का पॉडकास्ट ना देखूं, मैं वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखूं 7-8 एपिसोड वाली, रात को 3 बजे सोऊं, और मेरे लाइफ में मैजिक हो जाए। कहां से हो जाएगा भाई? फिर तुम कुछ भी कर लो, कोई मैजिक नहीं होता। सो आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर माइंडसेट हियर इज दिस ओनली, कि पहली चीज है वो रिस्क को मैनेज करते हैं, दूसरी चीज है वो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, और तीसरी चीज है वो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाते हैं और ज्यादा पैसे को निवेश करते हैं। बहुत सही भाई। मैं इसमें एक पॉइंट पर मैं और क्लैरिटी चाहता हूँ। रिस्क मैनेज करने का मतलब, देखो रिस्क मैनेजमेंट एट एवरी लेवल इज डिफरेंट जी। A person who's making 30,000 to 50,000 is different. A person who's making 2 lakh, 1 lakh to 2 lakh is different. And a business man उसके लिए अलग है। हाँ। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो सकता है, और लोगों को कैसे अपने रिस्क को मैनेज करनी चाहिए इन दीज वेरियस सिचुएशंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमित भाई आपका। सो रिस्क को आप ऐसे देखिए कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन टू मी। एक्चुअली क्या, खासकर आई थिंक हम इंडियंस में ना, हम लोग खराब सोचना नहीं चाहते, क्योंकि वो माइंड में था ना, मम्मी पापा को खराब नहीं सोचना। बट आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ कि आप खराब सोच के उसके लिए प्रिपेयर कर सको। लाइफ में अमित भाई 3 बड़े रिस्क हैं, 3 ही बड़े रिस्क है, चौथा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। ओके। पहला बड़ा रिस्क है किसी की आमदनी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। कोविड आ गया, आज रिसेशन आ गया, अचानक से जॉब चली गई जी। तो रिसेशन या कोविड या कोई भी ऐसा सिचुएशन आया जब आपकी आमदनी चली गई, तो आपके पास उस समय के लिए होना चाहिए इमरजेंसी फंड। बिल्कुल सही है। आज लोग क्यों जॉब नहीं छोड़ पाते? इमरजेंसी फंड नहीं है। बॉस की झेलते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं है।
डरे रहते हैं कि यार बॉस निकाल ना दे। और डर में ना, डर के स्टेट में, आप तो ज्यादा अच्छा जानते हैं मैनिफेस्टेशन में, डर के स्टेट में आप अपने आप को अनलीश नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। आपको कंफर्ट, आपको वो स्टेट चाहिए जहां पे आपको पता हो कि मेरे पीछे मेरे पास बैकअप है, ताकि आप अपना बेस्ट निकाल सको, ताकि आप वो कॉन्सेंट्रेशन दे सको, ताकि आप वो एनर्जी दे सको उसको। तो पॉइंट नंबर 1, लोग कहते हैं संजय भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या, 10 करोड़ होना? मतलब नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पहला स्टेप मतलब आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना। सुपर। तो ये हो गया पहला लेवल का रिस्क मैनेजमेंट। डन। अब दूसरा रिस्क क्या है लाइफ में? हेल्थ खराब हो सकती है। आज आप जाके हेल्थ देख लो, मेडिसिन के कॉस्ट देख लो, ऑपरेशंस की कॉस्ट देख लो, दे हैव ग्रोन बाय 14% पर एनम। मैं लोगों को कहता हूँ, बोलते हैं ना सर मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, बेटा एक बार जाके हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख लो, भागते हुए आओगे कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तो आई थिंक दैट यू कैन कवर बाय हेल्थ इंश्योरेंस बाय पेइंग अ वेरी मिनिमल प्रीमियम। भाई कितना प्रीमियम हो जाएगा? आप 10 लाख की इंश्योरेंस लोगे, ज्यादा से ज्यादा साल का 8-10 हज़ार रुपए जाएगा, 10-15 हज़ार, ठीक है, 20 हज़ार चला जाएगा। चलो आपकी उम्र अगर थोड़ी ज्यादा हो गई, कोई एक आधी डिजीज पुरानी है तो 1,500 रुपए महीना, इतना तो आप वैसे कोई ना कोई डिनर पे उड़ा देते हो, इतना तो आप स्विगी जोमेटो कर देते हो। correct। मत करना एक बार। पर आपका एक बड़ा रिस्क कवर हो गया। आपको पता है यार कल को कुछ हो गया तो मेरा इमरजेंसी फंड नहीं छुआ जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं छुआ जाएगा, मेरे घर पे मेरी वाइफ के, मेरे मम्मी के गहनों को नहीं छुआ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एक कवर होगा जो उठा के पैसे दे देगा। बिल्कुल सही। तो ठीक है, ये दूसरा रिस्क हो गया। तीसरा रिस्क हो गया, और वो रिस्क आपसे ज्यादा आपके परिवार पे अप्लाई करता है, किसी की मृत्यु हो जाए। एक वर्किंग मेंबर था, उन्होंने लाइफ चलाई अपनी, शादी करी, 2 बच्चे हैं, घर है, EMI है, गाड़ी है, EMI है, और खुदा ना खास्ता भगवान ना करे बट कुछ हो गया, डेथ आ गई। तो इस केस में आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर आपने जो जिम्मेदारियां उठाई थी, क्या जिम्मेदारियां थी? घर का लोन आपको चुकाना था, बच्चों की पढ़ाई आपको करवानी थी, इतने साल के लिए उनका खर्चा निकालना था, उसके बाद उनकी शादियां करवानी थी, आपकी वाइफ के लिए एक अच्छी सेफ लाइफ चाहिए थी, ये आपकी एक वो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आपके ना रहते वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ इंश्योरेंस कवर कर देगा। तो आप एक रिक्विजिट अमाउंट जो आपकी ये सारी नीड्स को, आपकी लायबिलिटीज को, आपके फ्यूचर गोल्स को, आपके क्या कहते हैं इनकम की रिक्वायरमेंट को, आपके वाइफ के या जो आपके बाद रह जाते हैं उनकी इनकम की रिक्वायरमेंट को कवर कर ले, उतनी एक लाइफ इंश्योरेंस रख लो। और कब तक रखो? तब तक रखो जब तक आपकी सारी जो लायबिलिटीज है वो पूरी ना हो जाए। जिस दिन आपकी सारी लायबिलिटीज पूरी हो गई, अब आपकी लाइफ इंश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। अब आप रहो नहीं रहो तो एटलीस्ट फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बची नहीं आप पे। लोग यहाँ पे भी एक गलती करते हैं, लोग है ना इंश्योरेंस लेके सोचते हैं मैं 50 साल 60 साल का कवर ले लूं, उसकी जरूरत नहीं होती। आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज 20 साल में पूरी हो जाएंगी, 25 साल में पूरी हो जाएंगी, तो बंद कर दो, उसके बाद पे बहुत सही है। हाँ, क्यों आपको पे करते रहना है? अ पर्सन हु इज रिच हाँ। इनफ, 10 का 10 20 50 करोड़ पड़ा है, हाँ, तो उसको तो इंश्योरेंस की जरूरत है, प्रोवाइडेड द मैच योर लायबिलिटीज। अगर किसी 50 करोड़ वाले ने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो जरूरत है, तो फिर आपको जरूरत है। बहुत सही। अगर आपकी लायबिलिटीज मैच हो जाती हैं, अगर आपके फ्यूचर गोल्स मैच हो जाते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल मैच हो जाती है आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से, तो ग्रेट है, यू डोंट नीड अ लाइफ इंश्योरेंस। यू डोंट इवन नीड अ लाइफ इंश्योरेंस व्हेन यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट हैव एनी लायबिलिटीज। लोग कहते हैं शुरू में लाइफ इंश्योरेंस लो, मैं कहता हूं नहीं लो, शुरू में हेल्थ इंश्योरेंस लो। अगर आपके पास वही 20,000 रुपए हैं 2 प्रीमियम्स देने के लिए, तो माइट एज वेल टेक द health insurance first. Life insurance can come once you start getting liabilities on your head. Wow. Which is when you get married and वो सब आप मतलब गृहस्थ जीवन में जाते हो और अपनी ये सब जीवनी की जो आप अपनी liabilities लेना चालू करते हो, उस टाइम आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस तो पहले दिन से जरूरी है। जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के कवर से बाहर निकले, ठीक है, जिस तरफ आपने खुद की उड़ान भरी, तो पहले इंश्योरेंस ले लो भाई। तो ये रिस्क है हमारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके मेरे जैसे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। ये इसको हम रिस्क मैनेजमेंट के इतना भी कर लो, आप इस देश में 95% लोगों से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि 95% के पास ये सेट नहीं है। ना ही इमरजेंसी फंड है, ना ही किसी प्रकार की अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस है। अमेजिंग अमेजिंग। आपने ना, जब हम बिल्डिंग मनी माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे इस ऐसे मनी माइंडसेट को या फिर एक रिच माइंडसेट को बिल्ड किया जा सकता है? वो क्या प्रोसेस हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले संगति बदलना। बहुत सही। ठीक है, आप गलत लोगों के साथ सही चीज नहीं सीख सकते, बहुत क्लियर होना। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि आपकी दोस्ती होती है बचपन से, आप कुछ लोग सेट ऑफ लोग साथ में होते हैं, फिर कॉलेज में होते हैं, फिर साथ में हो जाते हैं। आई थिंक व्हाट यू थिंक इज कि इन्हीं का जो वचन है वो शासन है, मतलब ये जो बताते हैं मेरे को, दे आर लाइक माई गार्ड रेल्स टू एवरीथिंग, राइट? तो वो आपको नहीं करना है, आपको जो बनना है वैसी संगति चाहिए।
अगर आपने लाइफ में डिसाइड किया है कि मेरे को एक रिच पर्सन बनना है, तो एक पुअर संगति से आप रिच नहीं बन सकते, ये तो गारंटी है। हमें ये नहीं पता कि आप रिच से रिच बन सकते हो, गारंटी तो उसकी भी नहीं है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम गेम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट अबाउट गारंटी। तो आप पहले तो वो संगति से बाहर आ जाओ, कि वो संगति दुर्गति करेगी आपकी। सो दैट्स स्टेप नंबर 1। Correct. स्टेप नंबर 2 इज क्रिएट अ प्लान टू स्टडी। ठीक है, मॉडल समवन, कॉपी करो एक आदमी को। आपको लगता है यार ये आदमी बहुत सक्सेसफुल, मेरे को ऐसा बनना है, उसकी जीवन शैली में जाओ, उसके बारे में पढ़ो, क्या उसने किया है। आजकल किसी भी बड़े आदमी की कोई ना कोई बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आपको मिलती है। अगर आप स्टीव जॉब्स की बात करोगे तो उसकी 4 किताबें हैं, विराट कोहली की बात करोगे उसकी 4 किताबें। होम यू वांट टू बिकम, एंड इट मे नॉट बी कि आपको विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनना है, आपको विराट कोहली का माइंडसेट चाहिए, एक एथलीट माइंडसेट चाहिए, एक विनर माइंडसेट चाहिए। हंग्री विनर है वो आदमी, करेक्ट है ना। तो आपको हंग्री विनर का माइंडसेट चाहिए तो किताब पढ़ लो, उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज देख लो, उनके थॉट प्रोसेस को समझ लो। तो दैट, एंड थर्ड इज यू नीड टू टोटली इमर्स इनटू दैट लर्निंग। लोग क्या करते हैं, बड़ी शैलो लर्निंग करते हैं अमित भाई। शैलो लर्निंग क्या करते हैं, थोड़ी देर 15 मिनट कुछ देख लिया और हो गया, तब तक तो आपका माइंड वार्म अप ही नहीं हुआ। तो आप निकालो अपने लिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कि ये 4 घंटे में फोकस तरीके से इस चीज को अचीव करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ना माइंड को स्टेट में जाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब एटलीस्ट आधा घंटा, मेरे को लगता है 20 मिनट से आधा घंटा लगता है, जब वो उस स्टेट में होता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर हाईएस्ट होती है। तो आप जब भी कुछ चीज सीख रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दो। ऐसा मत दो कि मैं 15 मिनट के डोज में करूंगा। आप 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, 4 घंटा दो, और बंद हो जाओ कमरे में, साधु बन जाओ उस टाइम के लिए। तपस्या है वो आपकी, तो वो आप करो। नेक्स्ट इज आपको एक मेंटर लेना चाहिए। आइडियली यू शुड हैव अ मेंटर, सी, बिकॉज एवरी पाथ यू कैन नॉट ट्रैवर्स ऑन योर ओन, समबडी एल्स हैज ट्रैवर्स्ड। ऑब्वियसली अब आप विराट कोहली को तो अपना मेंटर नहीं रख सकते, पर कोई और होगा जिसको आप फॉलो करते होगे, जिसको जो अचीव क्या कहते हैं, अप्रोचेबल होगा, जिससे आप बात कर पाओगे। तो एक मेंटर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटर इस तरीके से नहीं रख सकते तो आप सेमिनार्स में जाइए, कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, ऐसी जगह पे जाइए जहां पे इस तरीके की चर्चा हो रही है। यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद दैट एनवायरनमेंट, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद दैट एनर्जी। ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न दोज थिंग्स। ऐसे बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, और जैसे आप एक अच्छी चीज देखोगे ना, तो इंस्टाग्राम की आदत है, आप बुरी चीज देखोगे बुरी चीज भेजना चालू कर देगा, आप अच्छी चीज देखोगे अच्छी चीज भेजना चालू कर देगा। अच्छा नहीं कहूंगा, सही चीज देखोगे तो सही चीज भेजना चालू कर देगा। सो एज पर योर टेस्ट द एल्गोरिथम डिसाइड्स कि आपको ये समझ आ रहा है। बिकॉज सी, मोस्ट ऑफ आवर टाइम अमित भाई वी आर स्पेंडिंग ऑन कंटेंट टुडे। 7 घंटा 8 घंटा लोगों का स्क्रीन पे जा रहा है। तो व्हाट यू आर वॉचिंग विल शेप योर ब्रेन। करेक्ट। ठीक है, अगर 8 घंटे आप किसी चीज के साथ हो तो हाँ। और कंसिस्टेंटली अपना डोपामिन इंक्रीज कर रहे हो बाय स्क्रोलिंग इट, तो दैट इज व्हाट विल शेप योर माइंड एंड योर बिलीफ सिस्टम। तो आई थिंक दैट इज वेरी नेसेसरी। एंड नेक्स्ट इज थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से आप लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं कर सकते। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, नोबडी हैज बिकम रिच ओवरनाइट, नोबडी हैज नॉट फेल्ड। तो वो आपको थोड़ा सा जर्नी को तो समय देना पड़ेगा, ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक तरीका है अपने आप को, जो ये रिच माइंडसेट है उसको लाने का। यहाँ पर ना एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बताया कि इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो मनी माइंडसेट, लेकिन आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मनी को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। जैसे कई बार जब मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ठीक है, उन्हें शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो ब्रीदिंग है ना वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है। ऑल्सो जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होते हैं, इतना ज़्यादा उनको उस पर ध्यान होता है कि मुझे लगता है वो ज़्यादातर स्ट्रेस में ही है। वो बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब मैं उनको कहते सुनता हूँ कि बैंक में भी मत छोड़ो अपने पैसे कि अगर बैंक डूब जाएंगे। तो जो लोग मनी को लेकर इतना स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत डेंजरस हो सकता है किसी के लिए भी। आपने बहुत रेलेवेंट पॉइंट को टच किया अमित भाई। देखिए, इसको थोड़ा सा ना पीछे से समझते हैं। अगर हम अर्ली 70s अर्ली 80s देखें तो इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं थी। हाँ। देशों के बीच में झगड़े तब भी हो रहे थे, कोल्ड वॉर्स तब भी चल रही थी, कोई पगला प्रेसिडेंट कहीं भी आ जाता था, कुछ ना कुछ तब भी हो रहा था, सब हो रहा था। पर क्या था, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, मार्केट्स उस स्पीड से रिएक्ट नहीं करती थी। आज क्या है, कोई छींकता है तो उसके ऊपर 5,000 न्यूज़ चैनल्स अलग अलग व्यू पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, फिर कहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आ जाता है जो बस उसको मस्ती आ रही है, लगा हुआ है बंदर की तरह उछल रहा है इधर उधर, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे को हर सेकंड में मिल रही है, उसके ट्वीट से मिल रही है, उसके न्यूज़ से मिल रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आतंक मचाता रहता है। और आप उस पर रिएक्ट करे जा रहे हो। आपको ये रियलाइज़ करना है, दिस इज ऑल टेम्परेरी।
Donald Trump is there only for 3 years. Your investment is going to stay for 20 years, 30 years. इतना लंबा रहेगा. और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है तो देन यू शुड नॉट बी इन मार्केट्स विच आर वॉलेटाइल. देखिए, आपको ना एसेट क्लासेस और उनकी नेचर को समझना पड़ेगा. अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टॉक्स की नेचर को समझना पड़ेगा. अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी की नेचर को समझना पड़ेगा. क्रिप्टो में करते हो क्रिप्टो की नेचर को समझना पड़ेगा. तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं. और बट लंबे समय में ऊपर जाते हैं. गोल्ड 10 साल पहले क्या था, आज क्या है. इंडेक्स 10 साल पहले क्या था, आज क्या है. क्या इस बीच में तमाशा नहीं हुआ, कोविड आके चला गया तो भी झेला ना हमने. तो रेजिलियंस होती है मार्केट्स में, पर इतना इंफॉर्मेशन को आप इतना ज्यादा सीने से लगा लोगे, हर मिनट आप उस पर रहोगे तो आप परेशानी में रहोगे. तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट विद ऑल दीज थिंग्स. डोंट हैव नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स मनी. डोंट हैव एनर्जी ऑफ फियर टुवर्ड्स मनी. ठीक है, आपने एक सोच के समझ के अगर इन्वेस्ट कर दिया, अपनी एसआईपी कर ली, अपनी एसडब्ल्यूपी कर ली, जो करना था आपने कर लिया, एसेट एलोकेशन कर लिया आपने, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, जो सोच के करना था आपने कर लिया एक बार में. अब उसके बाद क्यों सोचना है. अब रोज की उथल पुथल तो चलती रहेगी. कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा. You don't have to react to all these geopolitical circus. It was happening before, it is happening now, and it will keep on happening in the future. Correct. ये सर्कस चलता रहेगा और मार्केट्स अपने हिसाब से रिएक्ट करती रहेंगी. आपको लंबे समय के लिए मार्केट्स में रहना है, अपने एसेट एलोकेशन को सेट रखना है, अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू करना है. That's it. That's how you become rich. तो अभी जैसे ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, जैसे डॉलर की वैल्यू जब प्लस माइनस होती है तो इंडियन इकोनॉमी पर भी, इंडियन रुपी पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. इनका डायरेक्ट क्या कनेक्शन है? क्या सच में इंडियन रुपी का नीचे आना एज कंपेयर टू डॉलर इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है हमारे लिए? देखिए, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली अब समझाता हूँ. डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है. रिजर्व करेंसी का मतलब क्या है कि 93% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज हैपनिंग इन डॉलर्स. 93%. वाओ, इट इज बिग. ठीक है, तो यानी कि वही है, वचन ही शासन है उसका. करेक्ट है, वही शासन है अपने आप में. ठीक है, मेजरली जो ऑयल डीलिंग्स होती हैं वो सारी डॉलर्स में होती है. दैट इज सेकंड थिंग. मेजरली जितना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है यूएस से वो सारा डॉलर में होता है, क्योंकि सारी बड़ी सर्विस कंपनीज वहीं की हैं. गूगल है, अमेजोन है. हम लोग को भी जो नेट आता है पेमेंट यूट्यूब से वो डॉलर में ही आता है. फिर वो इंडिया में आके कन्वर्ट होता है, पर आता तो डॉलर में. तो डॉलर इज अ वेरी बिग ट्रांजैक्शन करेंसी इन द वर्ल्ड. अब इससे क्या होता है कि आप डॉलर से पेग दो, मतलब आपका डॉलर के साथ पेग नहीं है, सॉरी, डॉलर के साथ एक रिलेशनशिप है रुपी का. जब रुपी का रिलेशनशिप है, अब भारत क्या चाहेगा? भारत बड़ा कैसे होगा? जब उसका एक्सपोर्ट होगा. भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा कैसे होगा? जब एक्सपोर्ट सस्ता होगा. करेक्ट है. ठीक है, एक्सपोर्ट सस्ता कब होगा? जब रुपया गिरेगा. ठीक है, तो रुपया जब गिरता है तो भारत का एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है. कैसे सस्ता होता है? आपने एक आइटम बेची 10,000 रुपए की बाहर, डॉलर चल रहा है 50 रुपए, तो कितने डॉलर हुआ? 200 हो गया. करेक्ट भाई वही डॉलर 50 के रुपए की जगह 100 रुपए हो गया, तो वो डॉलर 10,000 रुपए का कितना हो गया? $100 हो गया. तो यूएस के लिए तो $200 वाली चीज अब $100 की रह गई. और आपको सेम 10,000 रुपए मिल रहे हैं. ठीक है, तो यूएस के लिए सस्ती हो गई. तो यूएस क्या प्रेफर करेगा? चलो अब इंडिया से लेते हैं. ओके, ठीक है, तो इसके चलते इंडिया की करेंसी हर साल डॉलर के अगेंस्ट 4% कम होती है. ओके, अब वो ऐसा नहीं है हर साल 4% होगी, 10 साल में 3 साल कांस्टेंट रहेगी, फिर अचानक से 20% नीचे गिर जाएगी. तो ये इस तरीके से चलता है. बट एक CAGR बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हर 10 साल में आपको एक 4% सालाना का ड्रॉप दिखेगा. ओके, कि और वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन है वो कंपैरेटिवली यूएस से ज्यादा है. तो इंडिया की करेंसी एज कंपेयर टू दैट वीक होती रहती है. अब प्रॉब्लम किसको आती है? प्रॉब्लम उसको आती है जिसकी इंडिया में आमदनी नहीं बढ़ी है. अगर एक व्यक्ति 25,000 की तनख्वाह पे ज्वाइन किया था और वो 5 साल हो गए, अभी भी 25,000 की तनख्वाह पे है, तो उसके लिए वो परेशानी है कि यार मैं तो देखो जब मैंने 25,000 की तनख्वाह थी डॉलर तब इतना था, डॉलर अब इतना है. तुम्हें क्या करना है भाई? तुम्हें अगर देश छोड़ के जाना ही नहीं है तो तुम क्यों डॉलर से कंपेयर करो? तुम रुपए से कंपेयर करो ना. तुम्हारा फोकस होना चाहिए मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पाए हो? बस ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए, इसके अलावा कोई फोकस नहीं होना चाहिए. तुम डॉलर से क्यों कंपेयर कर रहे हो बैठ के? तुम कौन सा देश के बाहर जा रहे हो? ठीक है, तो अब क्या है? डॉलर है. तुम यार 95% लोगों के पास इंडिया में पासपोर्ट नहीं है. तुम डॉलर का क्यों सोच रहे हो यार? डॉलर का उसको सोचना है जो डॉलर में व्यापार कर रहा है, जो डॉलर में खरीद रहा है, डॉलर में बेच रहा है. उसके लिए डॉलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके मेरे लिए अच्छा लगता है हमारे को कि डॉलर का भाव बढ़ गया तो चलो अच्छा हमारे को ज्यादा पैसे आएंगे यूट्यूब से. बट एंड ऑफ द डे
इट इज नॉट फॉर एवरीवन एंड दैट इज व्हाई एवरीवन शुड नॉट बी इवन इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. उनका मतलब ही नहीं है यार ये सब चीज़ों के बारे में सोचना. जस्ट बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, लोग इस पर बात कर रहे हैं तो आप भी चर्चा करो, आप भी आ जाओ बहते गंगा में हाथ धोने, वो सही नहीं है. तो दैट्स हाउ दिस इकोनॉमिक्स ऑफ करेंसी वर्क्स. एंड हाउ दिस राइट नाउ द सिल्वर थिंग एंड द गोल्ड थिंग इज मूविंग बहुत 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 ऊपर नीचे जो चल रहा है. देखिए क्या होता है जब आप एसेट एलोकेशन, मैं 2 लेवल्स पे इसको समझाता हूँ. ठीक है. एक तो मैं क्यों ये ऊपर नीचे हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा. ठीक है. पर एक मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं. अब अमित भाई लोग क्या सोचते हैं यार कि मेरे को ना वो पॉइंट मिल जाए जहाँ से सिल्वर बढ़ने वाला था और वो पॉइंट मिल जाए जहाँ सिल्वर गिरने वाला है, मैं उस पॉइंट पे खरीदूंगा, इस पॉइंट पे बेच दूंगा. इस दुनिया में ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ. ठीक है. तो अब आप ये गेन को कैसे फायदा ले सकते हो? इस गेन का आप फायदा ले सकते हो एसेट एलोकेशन से. अगर आपके पास 10 लाख रुपए थे निवेश करने को और आपने उसमें से 1 लाख रुपए सिल्वर में डाला होता, 5 साल पहले डाला होता, 4 साल पहले डाला होता, तो आज अचानक से वो 1 लाख रुपए की वैल्यू 6-7 लाख रुपए हो चुकी होती. तो आपने पार्टिसिपेट कर लिया, टेंशन भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है. जब वो नहीं चला तो नहीं चला, जब वो चल गया तो आपके पोर्टफोलियो में बड़ा वैल्यू दे गया आपको. अब आप ये सोचो नहीं जी मैं उसी टाइम सारा पैसा हर जगह से उठा के सिल्वर में डाल दूं, वो सब नहीं हो पाएगा. तो इसलिए एसेट एलोकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एसेट एलोकेशन से आपके मन में जो फोमो होता है कि यार मैंने मिस कर दिया, वो चला जाता है. और आप अभी जैसे पिछले साल इक्विटी मार्केट्स अच्छी नहीं चली पर सिल्वर गोल्ड अच्छा चल गया, तो मेरा पोर्टफोलियो फिर भी ऊपर चला गया. अब इस साल हो सकता है सिल्वर गोल्ड ना चले, पता नहीं, आई डोंट नो, अभी तक तो चल रहा है, बट नहीं चलेगा तो इक्विटी मैनेज कर लेगी उस टाइम पे. तो अगर आपने एक वेल बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन क्रिएट किया हुआ है तो एट एनी गिवन टाइम ऑफ ईयर कोई ना कोई साल में कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई साल में कुछ चल रहा होगा, आपका एक एसेट पोर्टफोलियो एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करता रहेगा ओवर टाइम. अब आते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में एक्चुअली हुआ क्या है. ऐसा क्या दोनों में पंख लग गए या उनके जो रॉकेट के पिछवाड़े आग लग गई, क्या वो ऐसे जा रहे हैं, मतलब हर रोज 4% ऊपर, 5% ऊपर, 4% ऊपर, 5% ऊपर, ऐसे भागे जा रहे हैं. तो अमित भाई देखो क्या है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया ना तब से यूएस पे भरोसा कम हो गया लोगों को. यूएस क्या करता है, वो अपना ट्रेजरी बॉन्ड सारी कंट्रीज को इशू करता है. यानी कि आप यूएस को उधार दे सकते हो. दुनिया भर ने दिया हुआ है, सबसे ज्यादा जापान अकेले ने दिया हुआ है. पूरे यूरोप ने मिला के 40% दिया हुआ है, मतलब जो उसका लोन है उसका 40% यूरोप के पास है. इसलिए अभी उसकी थोड़ी फटी ना, क्योंकि यूरोप ने बोल दिया कि हम तेरा उधार तेरे को देना पड़ जाएगा हमारे को वापस. वो कहाँ से दे देगा, अभी इस टाइम पे उसके पास इतना पैसा है ही नहीं. तो ये जो उधार है ना, ये सब कंट्री, इंडिया का भी था, इंडिया का अभी भी है. तो उन्होंने क्या किया, 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो रशिया को पैसे चाहिए थे. तो रशिया ने बोला मेरे पैसे दे दो वापस. तो ये वो दोस्त की तरह बन गए जो लेके चले जाते हैं पैसे, वापस नहीं देते. तो ये बोले मैं तो नहीं देता, और उस पर सैंक्शन लगा दिया और उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया. रशिया का अब रशिया का $300 बिलियन वहां पड़ा हुआ है. ठीक है. तो इससे ना बाकी कंट्रीज को लगा यार ये क्या दादागिरी है भाई, कल को हमने भी दिया हुआ है, हमारे को मेरे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वापस ही नहीं करेगा. तो वो हो जाता ना कि सारे दोस्तों को पता चल जाता है ये एक दोस्त है सबके पैसे खा रहा है. हाँ. अमित भाई के पैसे मार गए तो ठीक है, तो अमित के मार गया तो संजय के क्यों नहीं मारेगा, अभिषेक के क्यों नहीं मारेगा, विरल भाई के क्यों नहीं मारेगा, सबके मारे गए. तो सबको समझ आ गया. सबने क्या किया, इंडिया ने पिछले 1 साल में अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक जो उधार दिया हुआ था यूएस को, उसको $50 बिलियन कम कर दिया, 20% कम कर दिया है. 250 था 200 कर दिया है. और वो $50 बिलियन से इंडिया ने क्या किया, सोना खरीदा. अब आप सोचो जब $50 बिलियन तो भारत ने सोना खरीदा है तो सोने का भाव का क्या होगा. इसी तरह चाइना ने खरीदा, इसी तरह यूरोप में खरीदा, पोलैंड ने खरीदा, ये सब कंट्रीज ने सोना खरीदना चालू किया. अब जब सोने में तेजी आई तो निवेशक का भी मन आया कि हमें भी सोना खरीदना है. तो ETFs बन गए बहुत सारे, और ETF ने भी सोना खरीदना चालू कर दिया. इस तरीके से सबने सोना खरीदना चालू कर दिया. मतलब ये सारे मम्मी बन गए हमारे. कैसे हमारी मम्मी सोचती नहीं है ना, सोने का भाव पूछती नहीं है. मतलब मैं जा रही हूँ 1 लाख रुपए का सोना लेने, अरे मम्मी भाव बढ़ गया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो 1 लाख का सोना लेके आऊंगी. तो वो मम्मी बन गए सब हमारे, ये सारे सेंट्रल बैंक्स. उस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया. देखो गोल्ड के लिए हमारे एक कहावत है, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड. एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड. तो यानी जब तक मार्केट में खराब न्यूज चलती रहेंगी तब तक गोल्ड बढ़ता रहेगा. और खराब न्यूज मतलब डोनाल्ड ट्रंप. तो अभी तो 3 साल है भाई हमारे. जब तक या तो कोई इसको सूत कर दे पीट पाट के, मतलब नॉट फिजिकली बट फाइनेंशियली उसके साथ उसके ब्लफ कॉल कर ले या फिर खेल ले उसके साथ, तो ठीक है. नहीं किया तो फिर लोग सेफ हेवन में मूव कर रहे हैं. चाइना भी खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं, जिस वजह से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है. सिल्वर क्या है अमित भाई, सिल्वर इज कंजम्पटिव इन नेचर.
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मोबाइल होगा, फ़ोन होगा या फिर लैपटॉप होगा, अगर उसमें सिल्वर चला गया ना, वो चला गया, खत्म। अच्छा, ओके। आपके पास गोल्ड है, वो मेरे पास आ सकता है, हाँ, मैं आपसे सही। खरीद सकता हूँ। कभी आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है, मैंने आपको 1.5 लाख दिया, आपसे ले लिया, खत्म तो नहीं हुआ ना। फिर मुझसे किसी और ने ले लिया, उससे किसी और ने ले लिया। बट सिल्वर में ऐसा नहीं है। सिल्वर आया, आपके पदार्थ में लगा, अब वो गायब हो गया जब तक वो पदार्थ आपके पास है। तो जब कोई चीज़ कंजम्पटिव होती है, यानी उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो और कंजम्पशन बढ़ रही है, एआई आ गया, चिप्स आ गए, सोलार में नई नई टेक्निक्स आ रही है जिसमें ज़्यादा सिल्वर लग रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरी आ गई सैमसंग की जिसमें ज़्यादा सिल्वर लगने वाला है। तो एक तरफ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और एक तरफ माइनिंग उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो क्या होगा? भाव बढ़ेगा। और यही हुआ। सडनली 60-70 हज़ार रुपए किलो से 3 लाख रुपए किलो। लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा, किसी को भी पल्ले नहीं पड़ा। हुआ क्या हमारे साथ? तो और किसी से भी आप पूछो, हर पॉइंट पे सबने बोला यार सिल्वर महंगा हो गया, सिल्वर महंगा हो गया, सिल्वर महंगा हो गया, सिल्वर महंगा, और आज तक भागे जा रहा है, 3 लाख रुपए पहुंच गया। सो ये इन दोनों के साथ हुआ। अब क्या हुआ? इसकी वजह से बाकी मेटल्स पे भी नजर पड़ गई लोगों की। कॉपर पे नजर पड़ गई। कॉपर अचानक से 50-60% भाग गया। ये मुझे नहीं पता अब था। सोचो, हाँ, मतलब काफी लोगों की पड़ी अभी नजर कि कॉपर भी बढ़ने लगे। 50-60%? हाँ, क्योंकि आप सोचो जितने एआई डेटा सेंटर्स है उसमें 50-50 हज़ार टन लग जाता है कॉपर। इतना बड़ा डेटा सेंटर होता है इन लोगों का। अच्छा, फेसबुक को डेटा सेंटर बनाना है और उसको आके वेंडर बोले कि यार कॉपर महंगा हो गया, बोले भाड़ में जा साले, लेको वो चाहिए, मेरा तो सिस्टम ही नहीं चलेगा। हाँ, करेक्ट। महंगा हो सस्ता हो, जितने का है ला। तो वहां डिमांड साइड पे प्राइस इनइलास्टिक कहते हैं हम इसको इकोनॉमिक्स में, कि प्राइस इनइलास्टिक है, प्राइस जितना बढ़ जाए डिमांड रहेगी। और सप्लाई साइड रिस्ट्रेंड है। एक माइन अगर कॉपर की चालू करनी है अमित भाई, 29 साल लगता है। आज आपको पता चल गया इधर कॉपर है, कॉपर है, तो पहला कॉपर निकलेगा 29 साल 29 साल में। आप 23 भी कर लोगे तो 20 साल में निकल जाएगा। सो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, समझते हो, तो अभी आपको समझ आता है ये जो साल है ना, मेटल्स का साल है। वाह। और मेटल्स ने परफॉर्म कर दिया। शुरुआती बहुत अच्छी, मतलब एकदम ओपनिंग बैट्समैन दोनों गोल्ड सिल्वर बहुत बढ़िया रहे, कॉपर भी आ गया बढ़िया से। तो अभी बहुत लोग प्लैटिनम की बातें कर रहे हैं, बहुत लोग यूरेनियम की बातें कर रहे हैं कि वो भी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। मैंने देखा, मतलब मैं भी ट्रेंड्स एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये आपका पूरा मेटल सेक्टर जो है वो अब इंप्रूव हो रहा है क्योंकि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट आ गई है। और गोल्ड जो है वो तो वही है, सेफ हेवन है। जब तक खराब न्यूज रहेगी तब तक गोल्ड मजे से घूमता रहेगा। तो ये पूरा लॉजिक है। इस एक जब तक खराब न्यूज़ रहेगी गोल्ड बढ़ेगा। इसका कारण ये है क्या कि जब मार्केट बाकी जगह लोग पैसे नहीं लगाते तो गोल्ड में लगाते हैं। देखिए, इसके अलावा ये भी है ना, जैसे आज भारत को अपना पैसा निकाला यूएस से, तो कहाँ डाला? गोल्ड में डाल दिया, क्योंकि गोल्ड ग्लोबल करेंसी है ना। हाँ। आप गोल्ड को कहीं भी लेके जाओ, वो एक्सचेंज हो जाएगा। इवन बेटर देन डॉलर, हाँ, है ना। तो आपका गोल्ड है, आप ले गए गोल्ड आपने एक्सचेंज कर लिया जी। कल तक वो $4,000 था एक आउंस का, आज $5,000 के आसपास पहुंच गया एक आउंस का। मल्टीप्लिकेशन भी रखे मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ओवरऑल गोल्ड का जो बाइंग हुआ है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, क्योंकि उनको डर लग गया कि यार ये आदमी तो हमारे पैसे कभी भी मुकरू ला ले, तो मुकर जाएंगे सारे। तो और जो बाइडन तो कम मुकरू था, ये तो ज्यादा बड़ा मुकरू आ गया है। ये तो मना ही कर देगा, बोले मैं तो लिया ही नहीं थे। जिसने लिए थे जाओ, वो तो पुराने प्रेसिडेंट थे, वो तो चले गए। ये बोल भी सकते हैं, ये बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। बोले ये तो मैंने लिए नहीं थे। तो गोल्ड में भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाउ टू बाय गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिकल गोल्ड में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो टिकट साइज ज़्यादा होता है। मिनिमम आप 1 ग्राम लोगे तो आपको 15,000 का पड़ता है। किसी को 1,000 रुपये से खरीदना है, 2,000 से खरीदना, वो नहीं खरीद पाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है, और उसमें जीएसटी लगता है, और अगर आप ज्वेलरी ले लो तो मेकिंग लगता है, फिर उसको कंजर्व करना होता है, रखना होता है, आपका घूम सकता है, परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा सबको कहता हूँ कि आप अवॉइड करो, फिजिकल गोल्ड में मत जाओ। सेकेंड ऑप्शन है आपका डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड जो है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेबी ने बोल दिया कि डिजिटल गोल्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी डोंट रेगुलेट डिजिटल गोल्ड। और डिजिटल गोल्ड में क्या है, खरीदी भाव सेलिंग भाव बहुत समझ नहीं आता ठीक से। ओके। तो डिजिटल गोल्ड भी आप अवॉइड कर लीजिए। थर्ड वे इज टू डू इट थ्रू ईटीएफ। ईटीएफ इज द बेस्ट वे टू डू इट। आप डालते हो, अगले दिन ईटीएफ उसको खरीद लेता है, उतने को गोल्ड को उसको कंजर्व करना पड़ता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है यूएस के पास। करेक्ट। सेंट्रल बैंक्स में कह रहा हूँ, ठीक है। हाउस होल्ड गोल्ड में तो इंडिया नंबर 1 है, बट मैं सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे है जर्मनी। ओके। नंबर 3 पे पता है कौन है? एनी एस्टिमेट कौन होगा? चाइना। ओके। और इंडिया है क्या? नो। नंबर 3 पे है ग्लोबल ईटीएफ्स। ग्लोबल ईटीएफ्स, मतलब दुनिया में जितने गोल्ड के ईटीएफ्स हैं उनमें पैसा है।
वो अब नंबर 3 होल्डर ऑफ गोल्ड हो चुके हैं। वाओ, अब कोई सेंट्रल बैंक नहीं है नंबर 3। माय गॉड, आप और मेरे जैसे निवेशक है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप और मेरे जैसे निवेशक है ग्लोबली जो गोल्ड ओन करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी पीस में ओन करते हैं, वो ETF मिला के आज इतने नंबर बड़े हुए। 3 होल्डर ऑफ गोल्ड है। My इतने God, बड़े हो चुके। बहुत बड़ी। तो निवेशकों का भी ध्यान गया ना, क्योंकि निवेशकों को भी था कि यार पैसा बन रहा है तो चलो हम भी गोल्ड में निवेश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है शिफ्ट हुआ। तो ETF है। चौथा एक तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक तो म्यूचुअल फंड ETF खरीदता है। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड ETF। हाँ, ओके। तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखोगे, समझो फॉर एग्जांपल आपने बोला एक्सिस गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो उसका होल्डिंग क्या होगा, एक्सिस गोल्ड ETF। अब अच्छा, ETF खुद एक एक्सपेंस रेशियो लेता है 0.2-0.3%। अच्छा, तो फिर उसके ऊपर म्यूचुअल फंड भी एक्सपेंस रेशियो लेगा, तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है थोड़ा सा। प्लस टैक्सेशन को लेके भी ETF बेटर रहते हैं थोड़े से। बट आजकल एक बड़े यूनिक तरीके ETF आए हैं, 2-3 आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो लोगों को सजेस्ट कर रहा है। उसमें क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से मैनेजर जो है गोल्ड और सिल्वर ETF दोनों ले लेता है। ओके। तो एक छोटे निवेशक को ना समझ नहीं आता मैं कितना गोल्ड लूं, कितना सिल्वर लूं। सही, वो बिल्कुल। हमेशा इस परेशानी में रहता है, दुविधा में रहता है। तो ये अगर दुविधा आपके मन में है तो आप इस दुविधा को छोड़ दीजिए, और जो फंड है जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में पैसा डालता है उसमें SIP कर दीजिए। ओके। तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका लॉस ज्यादा है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, पर क्या वैसे तो आप टेंशन समझ तो ही नहीं नहीं पा रहे, है। आप टेंशन छोड़ रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, तो एक थोड़ा सा कॉस्ट दे तो उसका कोई चक्कर नहीं है। Correct. बट प्योर अगर आपको पक्का है कि मुझे गोल्ड में ही डालना है या सिल्वर में डालना है तो PTF यूज करो। और अगर आपको मिक्स डालना है और आपको समझ नहीं आ रही तो गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड होते हैं, आप चेक कर लीजिए कोई भी अच्छे से, गोल्ड सिल्वर साथ में डाल दीजिएगा, आपको दिख जाएगा। और उसमें से जो आपको सही लगता है उसमें आप डाल दीजिए। उसमें वो अपने आप ही फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि 100 रुपए में से कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना सिल्वर होना चाहिए, ये उसका डिसीजन होता है। दैट्स हाउ ही हैंडल्स। सुपर सुपर। एक यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि आप बात करते हो SIPs की भी या SWP की भी, तो पहले मुझे ये जानना है कि SIP क्या होती है, जो जिन लोगों को SIP नहीं पता, और SWP कैसे SIP से बेटर है। SIP बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। लोगों को लगता है, जैसे हम SIP बोलते हैं ना, लोगों को लगता है कि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में डालने की। धनतेरस पे गोल्ड खरीदना इज ऑल्सो SIP। ओके। इट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज डन एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो धनतेरस हर साल आता है, हर साल आप गोल्ड खरीदते थे, तो वो एक SIP हो गई। अब 50 साल से आपके घर में अगर प्रथा चली हुई है गोल्ड खरीदने की, तो आज आपके पास अच्छा खासा गोल्ड हो गया और उस गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ गई, तो दिस इज कॉल्ड SIP। करेक्ट है। आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हो, कुछ लोग RD करते हैं। RD इज SIP इन FD। आपकी 50,000 की तनख्वाह आई, आपने उसमें से 10,000 रुपए निकाल दिए। रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दिए, दैट इज SIP। बट किस में कर रहे हो, FD में। FD में करें। आप SIP गोल्ड में कर सकते हो, आप SIP सिल्वर में कर सकते हो, आप SIP म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आप SIP स्टॉक्स में कर सकते हो, आप SIP FD में कर सकते हो, आप SIP क्रिप्टो में कर सकते हो, आप किसी भी चीज में SIP कर सकते हो। जिसमें आप SIP करते हो उसे आप कहते हैं एसेट क्लास। तो FD इज एन एसेट क्लास, गोल्ड इज एन एसेट क्लास, सिल्वर इज एन एसेट क्लास। पर SIP एक तरीका है पैसा डालने का, क्योंकि आपकी आमदनी धीरे धीरे आती है तो आप उसमें से धीरे-धीरे EMI की तरह डालते रहते हो पैसा। तो SIP जब आप करते हो तो आपका कैपिटल ग्रो होता रहता है। करेक्ट है। जो आपने 5 साल पहले यूनिट्स खरीदे होते हैं वो सस्ते खरीदे होते हैं, आज भी आप खरीद रहे हो तो 10 साल बाद भी खरीद रहे हो तो इस तरीके से आपकी रुपी एवरेजिंग कहते हैं हम इसको, रुपी एवरेजिंग होती है। और आपने खरीदा, आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं और उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। SWP है कि आपने पेड़ बना लिया, अब उसमें से फल खाने हैं। दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एंड लोगों को पता नहीं है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन SIP। वाओ। एंड इट इज द मोस्ट अंडररेटेड वे ऑफ रिटायरिंग योरसेल्फ। मोस्ट अंडररेटेड वे। लोग बहुत तरीके ढूंढते हैं, मेरे को रेंट मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को पेंशन मिल जाए, पर अगर आप SWP की पावर को समझ लो तो आप सोच नहीं सकते क्या प्यारी रिटायरमेंट लेके जाओगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने 20,000 रुपए की SIP करी महीना फॉर 20 ईयर्स। उसको सालाना 10% स्टेप अप किया और उसकी इन्वेस्टमेंट ने उसको 12% CAGR दिया। सिंपल इक्वेशन। करेक्ट है। सालाना 10% स्टेप अप, 20,000 से शुरुआत करी और 12% का रिटर्न कमाया। 20 साल बाद उस व्यक्ति के पास 4 करोड़ रुपए होंगे। ही विल हैव 4 करोड़ रुपीस इन हिज बैंक अकाउंट। अगर वो 4 करोड़ रुपए से हर महीने 3 लाख रुपए विड्रॉ करेगा, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए विड्रॉ करेगा, हर महीने करेगा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और बचा हुआ पैसा 12% पे कंपाउंड हो रहा है। मतलब वो फर्दर डाल नहीं रहा है पैसा। फर्दर डाल नहीं रहा है, डाल नहीं निकाल रहा रहा है। सिर्फ निकाल रहा है। डालना तो झूठ की बात है, निकाल रहा है। बाल्टी में से उसने एक छेद मार दिया और 3 लाख रुपए, 4 करोड़ के कॉर्पस में से 3 लाख रुपए महीना गिराए जा रहे हैं अपने अकाउंट में।
और अपने मजे की जिंदगी जी रहा है, जो उसने सोची थी जिंदगी में कभी मैं ऐसी जिंदगी भी जी सकूंगा, वो जिंदगी जी रहा है इस टाइम पे। तो आफ्टर 20 ईयर्स अगर 12% रिटर्न कंटिन्यू रहा तो वो 4 करोड़ में से उसने कितना निकाल लिया होगा? 36 लाख। उसमें से 4 करोड़ में से निकाला होगा करीबन 7.2 करोड़। 4 करोड़ में से 7.2 करोड़ निकाल चुका है। उसके बाद भी उसके पास 15 करोड़ बचेगा। एंड दैट अमित भाई इज द पावर ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। कि अगर आपने अपनी बाल्टी भर ली और उसमें छोटा छेद कर लिया और कंपाउंडिंग चालू रही, तो वो बाल्टी बड़ी भी होती रहेगी, कुआं बन जाएगी वो बाल्टी, और आप आराम से अपना पानी भी पीते रहोगे, जिंदगी भर संतुष्ट रहोगे। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप SWP नहीं सीख पाए तो आप जिंदगी में अच्छी रिटायरमेंट नहीं ले पाओगे। लोग 4 करोड़ का घर ले लेते हैं रिटायर होने पे, कि मैं इस 4 करोड़ के घर में से महीने का 50,000 लाख रुपए का रेंट ले लूं। 60 साल का आदमी या लेडी रेंट लेने जाएगा, परेशान होगा, मेंटेनेंस भरेगा, डीलर के साथ मत्था मारेगा, टेनेंट के साथ मत्था मारेगा, 3 महीने खाली रहेगा घर, बार बार ब्रोकरेज देगा, उसके बाद मेंटेनेंस होगी, लाइट टूट जाएगी, खराब दरवाज़ा खराब हो जाएगा, टॉयलेट खराब हो जाएगा, ये सब हैसल खत्म। आपने डाल दिया 28 तारीख को, जी मेरे 3 लाख रुपए अकाउंट में आने चाहिए। 28 तारीख को सुबह सुबह आपके 10 बजे घंटी बज जाएगी कि भाई 3 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। वाह। ना आपको टेनेंट की झिक-झिक, ना आपको किसी की झिक-झिक, कुछ नहीं करना, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का रिस्क भी नहीं है। प्रॉपर्टी का रिस्क भी नहीं। अच्छा बड़ी बात ये, प्रॉपर्टी हो सकता है बढ़ भी रही है, पर आपको अब अचानक से 50 लाख रुपए चाहिए, आपकी बेटी की शादी आ गई। प्रॉपर्टी से आप निकाल ही नहीं सकते, आप उधार में आ जाओगे। यहाँ आपने बटन दबाया, 50 लाख रुपए आपके घर, बटन दबा के अगले दिन 50 लाख रुपए आपके घर में आ गया। सो प्रॉब्लम है इसकी, लोगों को लोग है ना लिक्विडिटी को स्टिक करा देते हैं। आप लोग लिक्विडिटी को रोको मत, लिक्विडिटी रखो। लिक्विडिटी इज पावर। जितनी लिक्विडिटी आपके पास होती है वो आपकी ताकत बन जाती है। तो SWP जो है वो सीख लो कैसे बनाते हैं, अच्छे से अपने लिए प्लान कर लो और मैजिक देखो SWP का। आप सोच नहीं सकते इतना पैसा बना लोगे। सुपर। किन लोगों को शेयर मार्केट में यानी इक्विटीज में पैसा डालना चाहिए? जिनको भी वेल्थ क्रिएट करनी हो। ओके। लॉन्ग टर्म। अगर आपका विजन इन्वेस्टमेंट का 5 साल से ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट में आइए। नॉट इन म्यूचुअल फंड्स। नहीं, मैं तो म्यूचुअल फंड्स ही कह रहा हूँ। स्टॉक मार्केट मतलब नो डायरेक्ट स्टॉक्स। नो डायरेक्ट स्टॉक्स। कभी नहीं वो काम तो करना नहीं। अमित ये जो है ना, आप तब करिए जब आपकी निपुणता हो उसमें, आपने डिग्री हासिल करी हो, मेहनत करी हो, एक्सपीरियंस लिया हो। इट्स लाइक हार्ट सर्जरी, इट्स लाइक फ्लाइंग अ प्लेन। अब आप बोलो, मैं बोलूँ आपका कोई प्रियजन है और बोले मैं आ जाऊँ, मैं बोलूँ सर मैं हार्ट सर्जरी कर देता हूँ, आप करवाओगे मुझसे? आप मेरे को कितना भी प्यार करते हो, बोले भैया तू साइड रखो यार, अच्छे भले आदमी को ऊपर नीचे कर दोगे। एंड दैट सेम प्रॉब्लम इज विद पीपल हु थिंक कि वो स्टॉक्स को खरीदना जानते हैं। एक्चुअली वो स्टॉक्स खरीदते ही नहीं है। वो स्टॉक्स, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदते हो आप एक बिजनेस को इवैल्यूएट करते हो। कितने लोग हैं, आप जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास जो स्टॉक है कंपनी का, मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि उनके 3 रेवेन्यू सोर्सेज क्या है। लेट्स से यू ओन अ स्टॉक, मेरे को बता दो उसका रेवेन्यू सोर्स क्या है, मेरे को बता दो उसका CAGR क्या है पिछले 1 साल का, मंथ ऑन मंथ, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या रिजल्ट दे रहा है। तो आप क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो? क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा था दोस्त की टिप लेके या किसी न्यूज चैनल पे किसी एंकर को सुन के। तो आपने तो खरीदा ही नहीं ना, फिर आपने तो किसी और के कहने पे खरीदा है। तो आपका कन्विक्शन इज बोरोड कन्विक्शन। करेक्ट। एंड ऑन बोरोड कन्विक्शन यू कांट मेक मनी, कैन नेवर मेक मनी ऑन बोरोड कन्विक्शन। अब आप बोलोगे मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मेरे को तो वेल्थ क्रिएट करनी है, करो म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ। म्यूचुअल फंड्स में ना बूफे लगा हुआ है। वो बोलते हैं ना उसमें अक्षय कुमार बूफे लगा है इसमें। तो बूफे लगा हुआ है। मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, अल्ट्रा लार्ज कैप चाहिए, निफ्टी 50 चाहिए, इंडेक्स चाहिए, फ्लेक्सी कैप चाहिए, मल्टी कैप चाहिए, मल्टी एसेट चाहिए, डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, ट्रेजरी चाहिए, सॉरी लिक्विड बीज चाहिए। आपके पास एक पूरा बूफे लगा है, हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा है। आपका हाजमा सॉलिड है, चटाकेदार खाओ। मीठे का स्वाद पसंद है, मीठा खाओ। ठीक है, हाजमा खराब है, खिचड़ी खानी है, खिचड़ी खाओ। सब अवेलेबल है, पूरा बूफे अवेलेबल है और छोटी सी कॉस्ट पे अवेलेबल है। 0.5 0.6% साल का। आपका कोई हेडेक नहीं है। आपका काम बस है नियमित तरीके से, नियंत्रित तरीके से आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है। माध्यम SIP है, SIP के थ्रू आप करते रहिए और आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहेगी एट वेरियस पॉइंट्स। फंड मैनेजर बैठा है, उसको जो है वो देखना है। मैं आपको मजेदार इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब अपना बॉम्बे सेंसेक्स जो बना ना, BSE सेंसेक्स, तो 1986 के आसपास बना था। वैसे तो ट्रेडिंग तो बहुत टाइम से चल रही है, 1800 से चल रही है।
तो एट दैट टाइम BSE सेंसेक्स वाज 500 पॉइंट्स, टुडे इज 86,000 पॉइंट्स. 40 साल में 170 गुना, 40 years 170 टाइम्स. BSE 30 इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी 30 कंपनी है. अमित भाई समझिए 1986 में जो 30 कंपनी थी जिससे इंडेक्स बना, और आज की जो 30 कंपनी है, उनमें से कितनी कंपनी कॉमन होंगी आज? एनी गेस? मे बी 20 कंपनी. 20 कंपनी. आंसर इज 4. सिर्फ 4 कंपनीज हैं जो जब BSE सेंसेक्स बना था तब भी BSE सेंसेक्स में थी, और आज भी वो 30 कंपनीज में हुआ है. सिर्फ 4 कंपनी. 26 बदल गई. 26 companies have changed, which is almost 90% companies have shifted in the last 40 years. और नई कंपनीज ने उनका स्थान लिया है आके. कभी किसी को डिसलॉज कर दिया, कभी किसी को डिसलॉज कर दिया, ये होता रहा है. What I'm telling you is कि आप वो सरदर्द लेते कि कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी कंपनी नहीं आएगी, वर्सेस आपने सेंसेक्स में पैसा डाल दिया, आपका पैसा भी 170 गुना हो गया, और वो कंपनीज जो बची हुई थी उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन है, नई कंपनीज में भी आपका पार्टिसिपेशन हो गया, आपकी वेल्थ भी ग्रो हो गई, आपका टाइम भी नहीं लगा. इससे अच्छा क्या मैकेनिज्म है वेल्थ क्रिएट करने का? दैट्स इट. ये अगर आप करने लग जाओ तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होनी ही है. और यही आप अगर टोनी रॉबिन्स की बुक पढ़ लो, अनशेकेबल फॉर मनी मैटर्स, क्या नाम है उनकी बुक का, वो बहुत अच्छी बुक है. वो यही बात कर रहे हैं कि बस यही आपको करना है और कुछ करना ही नहीं है. चाहे आप साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, वो भी यही कह रहे हैं. हर बुक में यही कहा जा रहा है. और मैंने बता रहा हूं, मैंने हर चीज करके देखी अमित भाई. मैंने सब कुछ किया, स्टॉक खरीदा, स्टॉक बेचा, सब कुछ किया. आई हैव नेवर मेड वेल्थ थ्रू ऑल दीज थिंग्स. आई हैव ऑलवेज मेड माय वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दैट अलाउज मी टू कीप अ डिसिप्लिन. वो मेरे को एक डिसिप्लिन अलाउ कर देता है. तो बस वो डिसिप्लिन मेंटेन हुआ तो वेल्थ क्रिएट हो गई. सुपर. मेरे को ना आपने सारे टर्म्स यूज किए, मिड कैप, शॉर्ट, स्मॉल कैप, लॉन्ग कैप, लार्ज कैप, ये सारे. इनका वन लाइनर डेफिनेशन चाहिए सबका. बहुत सिंपल है. आप हमारे देश की कंपनीज को उनकी वैल्यू के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए. करेक्ट. जो पहली 100 कंपनीज होती हैं उनको कहा जाता है लार्ज कैप कंपनीज. जो अगली 150 कंपनीज होती हैं उनको कहा जाता है मिड कैप कंपनीज. और उसके आगे की सारी कंपनीज को कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनीज. ठीक है. अगर हमारे पूरे मार्केट की वैल्यू 100 है, अगर हमारे पूरे मार्केट की वैल्यू 100 है, तो 64 उसमें से लार्ज कैप है. यानी 64% ऑफ आवर मार्केट्स वैल्यू is defined by 100 companies. Okay. And the 18% of our market's value is defined by the next 150 companies. Okay. Mid cap. 64, 18. And the last 18% of our value of the markets is by next 4,500 companies. Okay. तो हमारे यहाँ लार्ज कैप का इतना बड़ा नंबर है वो कि सिर्फ 100 कंपनी हमारे मार्केट का 64% मार्केट कैप होल्ड करती है. बहुत. तो मुझे इसमें एक पॉजिटिव बात ये बतानी है कि भारत में जो स्मॉल कैप कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, पिछले 10 साल में हुई और आगे आने वाले कुछ सालों में होगी, वो फिनोमिनल होने वाली है. Okay. ये छोटी कंपनियां हैं जो आगे जाके बड़ी होंगी. यही स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप बनेंगी, मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बनेंगी, और लार्ज कैप कंपनीज अल्ट्रा लार्ज कैप बनेंगी. ठीक है. तो आप जब इन स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हो तो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें एक अच्छी ग्रोथ का चांस बने. बट ये सिर्फ तब करिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5-7 साल से ज्यादा का हो. ओके. क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में गिरावट भी देखने मिल सकती है, कुछ समय तक फ्लैट लाइन भी हो सकती है, पर एक बार जब मोमेंटम आता है तो वो एक बार का मोमेंटम आपके लिए इनफ होता है, आपको बहुत सॉलिड वैल्यू प्रोवाइड कर देता है. तो लंबे समय के लिए जब आप मार्केट में रहते हैं तो यू शुड ऑलवेज प्ले द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप गेम, बिकॉज वहीं सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन का चांस है. लार्ज कैप आपको एक सिक्योरिटी देती है कि गिरती कम है, पर देन रिटर्न्स उतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दे पाएंगी वो, बट आपको एक ठीक ठाक रिटर्न वो भी दे देती है. ओके. So India's top 100 companies can also give you good returns. सुपर. मेरी उम्र मान लेते हैं 30 से 35 के बीच में है. तो मैंने देख रहा हूँ अगले 10 साल का हॉरिजन लेकर चल रहा हूँ. तो मेरा कितना प्रोपोर्शन हमारी इन तीनों जगह पर होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ वी डिसाइडिंग दिस, क्योंकि हम बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे उसको, कभी कोई बढ़ जाएगा, कभी कोई घट जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप या तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ले लीजिए. अच्छा. ओके. हाँ, ये क्या है, ये आपको ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं. ओके. उसमें फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में 100% पावर होती है फंड मैनेजर के पास. वो किधर भी कितना भी डाल सकता है. मल्टी कैप में कंपल्शन होती है कि जो भी पैसा आएगा उसमें से 25% लार्ज कैप में होगा, 25% मिड कैप में होगा, 25% स्मॉल कैप में होगा, बचा हुआ 25
फंड मैनेजर के ऊपर है वो किधर डालना चाहता है। इसके साथ साथ इन दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी लेके या इन दोनों कैटेगरीज में से एक एक फंड लेके आप एक मल्टी एसेट फंड जरूर रखिए। ओके। तो मल्टी एसेट फंड क्या करता है, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है मल्टी एसेट, assets। तो वो डेट में भी पैसा डालता है, इक्विटी में भी डालता है, इक्विटी के अंदर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप भी करता है, गोल्ड में भी पैसा डालता है, सिल्वर में भी पैसा डालता है और इंटरनेशनल इक्विटी में भी पैसा डालता है। जैसे नैस्डैक 100 में भी डालेगा, S&P 500 में भी डाल देगा, चाइना में भी डाल देगा। तो उनका जो फंड मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाता है जिसमें आपको सारे तरह के एसेट क्लास का एक्सपोजर मिल जाता है। आपको डिसीजन खुद नहीं लेना पड़ता कि मेरे को कौन सा एसेट क्लास लेना। करेक्ट। तो अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं, 10 साल के निवेशक हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि ये लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप खुद मत करिए, ना ही गोल्ड और सिल्वर का खुद दिमाग लगाइए। इससे अच्छा ये है कि आप एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी एसेट फंड रख लीजिए। ये ब्रॉडली आपको मार्केट में हर चीज का पार्टिसिपेशन दे देगा, क्लीन पार्टिसिपेशन दे देगा। ओके, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली भाई इससे। आप ना इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा आप प्रमोट करते हो, बात भी करते हो कि इंडेक्स फंड इवन दे आर बेटर देन अब चाहे स्टॉक्स में डालना हो चाहे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में डालना हो, इंडेक्स फंड्स आर मच मोर सेफर। ऐसा क्यों आप बोलते हो? जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने आप ही रीबैलेंस होता रहा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इंडेक्स के रूल्स होते हैं, इंडेक्स के रूल्स के हिसाब से कंपनी अंदर कंपनी बाहर होती है। ओके। तो वहां पे क्या है, हमारा डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है। एज एन इन्वेस्टर हमारा डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है, डिसीजन खत्म हो जाता है। सेकंड क्या होता है, जब इंडेक्स फंड्स होते हैं वो पैसिव फंड्स होते हैं, उसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं बैठा होता, अच्छा, स्टॉक पिकिंग नहीं कर रहा होता। अच्छा। तो उस वजह से उनकी फीस भी बड़ी कम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टिव फंड होगा जहां एक फंड मैनेजर बैठ के डिसाइड कर रहा है, वहां पे 0.6-0.7% साल की फीस होगी। इंडेक्स फंड में ये नंबर 0.1 से 0.2% के बीच में आ जाता है। तो अचानक से आपको साल का 0.5% का बेनिफिट मिलता है। फॉर अ लॉन्ग टर्म इट मैटर्स अलॉट। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे काफी ज्यादा है। जैसे यूएस में एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड्स को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते, पर इंडिया में हमने देखा है कि अगर आप CAGR बेसिस पे देखें तो काफी फंड्स ऐसे जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने इंडेक्स को बीट किया और अच्छे मार्जिन से किया, 2% 3% सालाना मार्जिन से किया। तो अगर उस चीज के लिए आप 40 पैसे ज्यादा भी दे रहे हो तो ऐसे कोई मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ी परेशानी है उसमें। तो आप अगर चाहते हो कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है कि भाई नहीं सोचना है सब चीजों के बारे में, लंबा आपका निवेश का होराइजन है, तो आप एक इंडेक्स फंड ले लो जिसका नाम है निफ्टी 500। इसमें 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप कंपनीज का कॉम्पोजिशन आ जाता है। तो आपको लार्ज कैप भी मिल गया, मिड कैप भी मिल गया, स्मॉल कैप भी मिल गया। आप इस फंड में पैसा डालते रहो धीमे 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 धीमे। ये वही 500 कंपनीज है जो देश को आगे लेके जाने वाली है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, आप अपना आराम से निफ्टी 500 में डालो। लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 में डाल देते हैं। अब निफ्टी 50 मतलब आप सिर्फ देश की 85 कंपनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्सेस मैं आपको कह रहा हूं 500 में कर रहा हूं। 500 में डालो। अब ये 50 सबसे बड़ी हैं, इनकी ग्रोथ स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली। करेक्ट। अब ये 500 है, इसमें सबका मिक्सचर है, तो ये भी ग्रोथ स्पीड दे देंगी इनको। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर निफ्टी 50 इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन, मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर निफ्टी 500। ओके, दैट वुड बी अ बेटर बेट फॉर यू। तो ये मेरा thought रहेगा। आज के दौर में या ओवरऑल आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल स्टॉक्स में, गूगल में, फेसबुक में पैसा लगाना सही है, करना चाहिए? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू हैव। अब करने के क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है मल्टी एसेट फंड के माध्यम से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, उसमें वो अपने आप ही कर लेते हैं। आप कहते हो नहीं जी मैं मल्टी एसेट से नहीं करना चाहता, देन सेकंड वेरी गुड वे इज ETFs। ओके, ठीक है, तो ETF में क्या होता है, आपके पास जैसे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 है तो वो नैस्डैक 100 में डालता है। S&P 500 है तो S&P 500 में डालता है। एक है मिराई एसेट का हांगकांग टेक इंडेक्स, तो वो चाइना के टेक्नोलॉजी इंडेक्स में पैसा डाल देता है। ठीक है, एक जापान का है तो उसमें पैसा डाल सकता है। तो ये सारे ETFs जो हैं ये आपका पैसा उन कंट्रीज में उनके इंडेक्सेस में डालते हैं। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं उसी को सजेस्ट करता हूं जिसके पास मिनिमम 10 लाख रुपए हो डालने के लिए इंटरनेशनल। ओके, मतलब उसका घर का पोर्टफोलियो सेट हो, यहाँ पे चल रहा हो, SIP चल रहा हो, 10 लाख रुपए मिनिमम हो कि वो बाहर निवेश कर सकता है। वो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS। ओके, इसमें क्या होता है, आपको एक फॉरेन जो सर्टिफाइड ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से आप जो है बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें भी 2 तरीके इन्वेस्ट करने के, या तो आप सीधा एप्पल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल का शेयर खरीद लो, जो भी आपकी चॉइस है, टेस्ला फेस्ला जो भी आपको लगता है। वहां रिस्क है क्योंकि फिर से आप स्टॉक खरीद रहे हो, कल को वो 30% ऊपर नीचे हो गया। इससे अच्छा ब्लैक रॉक के हर प्रकार के ETFs आते हैं अच्छा, यूएस में।
हर प्रकार के, वहां तो जितने ETFs है वहां इंडिया में सोच भी नहीं सकते अपन। एंड दे आर वेरी वेल डिजाइंड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। हर गोल के लिए एक ETF है। अगर आपको डिविडेंड कमाना है उसके लिए एक ETF है, अगर आपको 2035 में रिटायर होना है तो उसके ETFs अलग से हैं। तो वहाँ ETFs की पूरी भरमार है, वहाँ तो बूफे बहुत बड़ा है। ओके, आप समझो यहाँ पे अगर 10 डिशेज हैं तो वहाँ पे 2000 डिशेज है। My God, okay. इतना बड़ा फर्क है। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा आपको वहाँ से इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपको लग रहा है कि सेंट्रल यूरोप अच्छा कर रहा है, तो आप सेंट्रल यूरोप के ETF में ओके। आपको लगता है लैटाम यानी कि लैटिन अमेरिका अच्छा कर रहा है, तो आप लैटाम के ETF में डाल सकते हो। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास पैसा बढ़ा है तो LRS के माध्यम से, RBI अप्रूव्ड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से आप निवेश करिए, पर स्टॉक्स में ना निवेश करते हुए कंट्रीज में निवेश करिए। और वो कंट्री के जो इंडेक्स हैं उनका ETF आपको ब्लैक रॉक में मिल जाएगा। iShares करके वो ETF होता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 2025 में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स वो साउथ कोरिया। तो अगर आपको साउथ कोरिया में पार्टिसिपेट करना होता तो आप जो है आराम से iShares के माध्यम से कर सकते थे। पोलैंड वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स करके एक इंडेक्स होता है, उसमें अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, जैसे एक इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स होता है, एक यूरोप इंडेक्स होता है, ठीक है। तो उसमें अपने आप ही वो इंडेक्स बना लेते हैं। आप है ना, मैं सिर्फ सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक सिलेक्शन में जाने के बजाय ETF सिलेक्शन में जाइए, क्योंकि ETF इज अ बास्केट, और बास्केट कभी जीरो नहीं होता। बास्केट हाईली वॉलेटाइल नहीं होता। अचानक ऐसा नहीं होगा कि आपने जो ETF लिया था वो 60% गिर गया, 70% गिर गया, 10% गिर सकता है, 15% गिर सकता है, तो आप झेल भी पाओगे। कुछ स्टॉक हमने देखा है, टेस्ला एक दिन में 30% क्रैश हुआ है। वहां तो लिमिट्स ही नहीं होती, जैसे इंडिया में तो लिमिट लग जाती है। तो आप आराम से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यूज करके अपना इंटरनेशनल पोर्टफोलियो भी क्रिएट करिए, थोड़ा सोच समझ के क्रिएट करिए। फ्रिक्शन होगा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, इसलिए मैंने कहा था मिनिमम 10 लाख हो तो ये हैसल पकड़िए, नहीं तो चुपचाप जो मैंने और तरीके बताइए उसमें से डाल दीजिए। सुपर। एक सजेशन आपका चाहिए कि एक कोई पर्सन है जो लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, या चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जो 1 लाख रुपए मंथली सेव करना चाहता है इंडियन इकोनॉमी में। ओके, उसका जो डाइवर्सिफिकेशन सेफ तरीके से, वो मल्टीप्लिकेशन भी होता रहे, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए इन सारे फंड्स में मिला के? हाँ, तो मैं इसको कहूंगा कि फिर अगर इस तरीके से वो देख रहा है तो 50% वो कर दे गोल्ड और डेट, और 50% कर दे वो इक्विटीज में। ओके, ठीक है। तो 50% आपने गोल्ड और डेट में डाल दिया। ठीक है। डेट मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, या फिर आपके बॉन्ड फंड्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉन्ड फंड्स है, तो 50% आपने उसमें डाल दिया, तो वहां से आपको सेफ्टी सिक्योरिटी आ जाती है। गोल्ड भी लो वॉलेटाइल एसेट है, डेट तो ऑलमोस्ट जीरो वॉलेटाइल होता है, मतलब वो हिलता ही नहीं है, तो सिर्फ ऊपर जाता है, कम जाता है पर ऊपर ही जाता है। तो ये एक आपके पोर्टफोलियो का गद्दा हो गया, क्वेश्चन हो गया। बचा हुआ 50% आप इक्विटीज में कर दीजिए। इक्विटीज में आप ये कर सकते हो कि जैसे 40 आउट ऑफ दैट 50 रुपीज, समझे 50,000 रुपए जो है, उसमें से 40-1,000 रुपए आप इंडियन इक्विटीज में रखिए, ओके, ठीक और 10,000 आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए, ETF के माध्यम से कर लीजिए। क्योंकि 1 लाख से मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि वो बाहर डायरेक्टली इन्वेस्ट करे। दैट मिनिमम कैपिटल शुड बी 10 लाख रुपीज। ओके, क्योंकि ना फ्रिक्शन बहुत है LRS में, आपको अकाउंट खुलवाना है, फिर रिपोर्टिंग करनी है, फिर ये सब करना है, तो वो हैसल शुड बी वर्थ द वैल्यू ना, मतलब तो वो 10 लाख तो हो तो पता चले, क्योंकि 2.5 करोड़ का लिमिट है, $2.5 लाख का लिमिट है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नाउ 2.5 करोड़ ओनली, मतलब मोटा मोटी गिव और टेक 2.25 करोड़ होगा। तो 2.25 करोड़ से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते बाहर 1 साल में। ओके, ठीक है, तो एटलीस्ट 10 लाख 15 लाख हो तो आदमी को मजा भी आए ये सब करने में। नहीं तो बाकी जैसे मैंने बताया 50% गोल्ड और डेट कर लो, 40% आप इंडियन इक्विटीज कर लो, और 10% आप वॉलेटाइल एसेट्स जैसे कि इंटरनेशनल कर लिया, थोड़ा सिल्वर रख लिया, थोड़ा क्रिप्टो रख लिया, 10% से वॉलेटिलिटी खेलो। ओके, ठीक है। तो अगर वो 10% आधा भी हो गया तो भी आपको गम नहीं होगा, क्योंकि वहां जो 50% है वो अगर 10% भी बढ़ गया तो ये कैप्चर कर लेगा, और इक्विटी मार्केट आपको ग्रोथ दे देगी। ये प्योर ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो है जो आपको सेफ रखेगा, सिक्योर रखेगा, आपके पोर्टफोलियो को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा, और आपको कुशन देगा, लो वॉलेटिलिटी देगा, और आपको गेम में बने रहने का मौका देगा। सुपर। क्योंकि पिच पे बने रहना ना अमित भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि हम बोलने को तो बोल देते हैं मैं बहुत रिस्क लेता हूं, पर अचानक से पोर्टफोलियो 5% करेक्ट हो जाता है ना, तो हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि किसी का अगर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है और 5% गिर गया तो 10 लाख रुपए होता है, और हमारे में हिम्मत नहीं होती भाई 10 लाख रुपए एक दिन ऊपर नीचे देखने की। तो Correct. ये धीरे धीरे जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है ना, तो आपको एज आई सेड रिच पीपल थिंक अबाउट रिस्क, तो ये एक बहुत प्यारा रिस्क मैनेज्ड पोर्टफोलियो बन सकता है। फैंटास्टिक। आपने जो 40,000 बताया जो इंडियन इक्विटी में होना चाहिए, उसका बाइफर्केशन? फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप।
सिंपल। हाँ, तो आप मत दिमाग लगाओ, लेट द फंड मैनेजर डू दैट। करेक्ट। उसको दे रहे ना अपन 60 पैसा साल का, तो उसको करने दो मेहनत। बहुत सही। तो या तो फ्लेक्सी ले लो या मल्टी ले लो या दोनों का एक ले लो। ओके, फैंटास्टिक। ओके, बेस्ट एडवाइस फॉर अ पर्सन हु इज इनटू 20s राइट नाउ? बिल्ड योरसेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर वेल्थ। ओके। गो मैड, बहुत मेहनत करो यार, पागल जैसा मेहनत करो यार। तुम 20 साल के हो, मतलब बस झोंक दो अपने आप को। ओके। डोंट लुक एट द टाइम, टेक, मतलब जितनी ज्यादा अपने ऊपर कठिनाई ले सकते हो, जितने कष्ट ले सकते हो ना इस दौरान, वो लो। ओके। जिन्हें लोग कष्ट कहते हैं, मेरे लिए तो कष्ट नहीं है, बट कष्ट है मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है जाने के लिए, आपको खराब स्थिति में ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको मेट्रोज में जाना पड़ रहा है, बसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। डू दैट, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस विल बिल्ड योर फाउंडेशन। ओके। और अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने लिए लेवरेज क्रिएट करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, टेक्नोलॉजी को सीखो, फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना चालू करो, रीडिंग करो, पॉडकास्ट्स देखो। दिस इज योर टाइम टू लर्न। भाई आपको भगवान ये मौका नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया में किसी बिलियनियर से मिल लो अमित भाई, और उसको बोलो मेरे को तुम्हारे साथ एक सौदा करना है, तुम्हारे को एक सौदा अलाउड है मेरे साथ करना, पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरा $1 बिलियन ले, तेरी उम्र मुझे दे दे। क्या सही बात है, सही बात है। तो ये उनको पता है, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस, और वो टाइम आपको फिर मिल नहीं सकता। तो इसलिए जो 20s में है ना, अपने आप को बहुत अच्छे लोगों से सराउंड करो, अपने लिए ऐसे गोल्स रखो जो आप ही का एक बार कॉन्शियस माइंड आपको मना कर दे कि यार कहां से अचीव कर लेगा, साले आज तेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, तू 10,000 करोड़ की बात कर रहा है। कीप हेरी ऑडेशियस गोल्स, ठीक है, एंड वर्क टूवर्ड्स देम, बिकॉज अगर आप चांद का सोचोगे तो कहीं ना कहीं बीच में जो है सितारों में तो गिर जाओगे, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल बहुत मेहनत करिए, एक्सट्रीम मेहनत करिए, क्योंकि ये 20s आपका वापस नहीं आने वाला। ये लेवल की एनर्जी लाना वापस बहुत लाइफ में मुश्किल होता है। आई एम इन 40s नाउ, आई लुक बैक एंड आई थिंक कि बहुत कुछ था जो मैं और कर सकता था। मैंने मेहनत करी है, बहुत करी है, नो डाउट, बट आई थिंक आई कुड हैव डन अ लॉट मोर। वो रिग्रेट आप में ना रह जाए, तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत मेहनत करो। सुपर। बेस्ट एडवाइस फॉर पीपल इन 30s? 30s में ना, स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स। ओके। स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स, स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्टफोलियोज। आपका जैसे आपने बताया इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बन गया, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन गया, गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो बन रहा है। आपकी वैल्यू अब आपको दिखनी चाहिए कि बढ़ रही है, आपकी नेटवर्थ बढ़ने लग गई है। दैट इज फॉर 30s। ओके। ओके, ठीक है, 30s इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर नेटवर्थ। बेस्ट एडवाइस फॉर मनी एडवाइस फॉर 40s? 40s में स्टेप 1 शुड बी रिड्यूसिंग योर लोन्स। फैंटास्टिक। मैंने नोटिस किया 40 की उम्र के आसपास ना बहुत लोन है लोगों के ऊपर, कार का लोन है, इसका लोन, टेंशन भी बहुत है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत स्ट्रेस। स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट। ओके। एक EMI साल की एक्स्ट्रा देना चालू कर दो। अब 12 दे दो, 13 दे दो, और मैजिक देखो, जहां बोनस आया 50% से आप लोन चुकाओ। कोई भी विंडफॉल आया लाइफ में 50% लेके लोन चुका दो। स्टार्ट गोइंग डेट फ्री, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग इनटू मतलब दैट जोन ऑफ 50s धीरे धीरे। तो अब आपका करियर भी पीक आउट होने वाला है, ठीक है। 40s में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने वाले हो, तो वो इनकम से अब अपने डेट्स को माइनस करो, ताकि आप एसेट फ्री, मतलब ये लाइबिलिटी फ्री होने लग जाओ। तो आपके एसेट्स डेट फ्री हो जाएंगे। एक तरफ आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होगा, एक तरफ आप अपने पीक पे चल रहे होगे, तो मतलब एकदम समावेश हो जाएगा, मतलब मैजिक हो जाएगा उस टाइम पे। और वो जो कंपाउंडिंग लगेगी, बहुत लंबी कंपाउंडिंग लगेगी। बट अगर डेट रहा तो वो सक करेगा आपको, तो वो सक मत करने दो उसको। सुपर सुपर सुपर। ओके, फैंटास्टिक। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए। आप जैसे किताबें बहुत पसंद करते हैं, आपको एनी 5 बुक विच यू वांट टू रिकमेंड जो ऑन मनी, जो लोगों को पढ़नी चाहिए? क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो कि यार एजुकेशन इज द की। पैसों को कमाना है तो पैसों के बारे में जानना तो पड़ेगा आपको। तो व्हाट इज योर एडवाइस? आई ऑलवेज स्टार्ट विद भगवद गीता। शायद आपके फर्स्ट पॉडकास्ट जब हमने किया था तभी बोला था। तो बहुत लोगों को मैंने कहा था कि मैं भेज भी दूंगा, तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको भगवद गीता भेजूँ, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ इधर भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट यू हैव टू सेंड योर एंटायर। हम एक गूगल फॉर्म दे सकते हैं। हाँ, तो एक गूगल फॉर्म दे देते हैं, तो आप अपना एड्रेस, नाम ये डाल दीजिएगा। विल ट्राई टू सेंड इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। करेक्ट, ओके। सो दैट इज भगवद गीता इज वन। और प्लीज ऑटोग्राफ मत मांगना, बहुत लोगों ने ऑटोग्राफ मांगे, भाई हमारी हैसियत नहीं है कि हम भगवद गीता ऑटोग्राफ करें, ठीक है, वो हमारी हैसियत नहीं है। तो वी विल सेंड यू अ कॉपी विद लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड, डू रीड इट, ठीक है। तो दूसरी बुक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा विच इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने उतनी सिंपल भाषा में पैसे के बारे में बात करते हुए बुक किताब नहीं देखी। थर्ड बुक आई वुड लाइक टू रेकमेंड इज जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग।
तो इसमें मजा आएगा आपको, कंपाउंडिंग के बारे में बताया जाएगा, कंपाउंडिंग किस तरह काम करती है, द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत प्यारी बुक है। चौथा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड लेटर्स बाय वॉरेन बफेट, मतलब जो भी उनके हर AGM का एक लेटर होता था, एक चिट्ठी होती थी, वो जरूर पढ़िए। उसमें से 1 या 2 लाइन निकलती थी जो मतलब एकदम बिलियनियर कोट्स बन जाती थी, ठीक है। तो ये आपकी चौथी मेरी एडवाइस होगी किताब को लेकर। 5वीं एडवाइस होगी मेरी ऑन बुक वुड बी मिलियनेयर फास्ट लेन। मेरे को ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा, जेम्स मैक्लेयर, पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द ऑथर्स नेम, but that book is one of the most phenomenal books I've read on how you can create multiple sources of income at a young age and how you can create money through systems. कि सिस्टम जब आप अच्छा बनाते हो तो आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो। तो आई थिंक दैट इज वन बुक आई वुड वांट टू। लोग है ना सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स में जल्दी अमीर हो जाएं, पर अगर आप मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ेंगे ना तो आप अपनी एक्टिव इनकम से बहुत अमीर हो जाएंगे। तो रीड मिलियनेयर फास्ट लेन, इट गिव्स यू गुड स्पीड टू मेक मनी, मतलब इट टीचेस यू हाउ यू कैन वॉक फास्ट एंड मेकिंग मनी। आई थिंक ये 5 बुक्स हैं, अगर आप करोगे तो आपकी तो जीवन में यू विल बी अहेड ऑफ 95% पीपल इन दिस वर्ल्ड। अमेजिंग, आई थिंक सुपर भाई, सुपर भाई। आई थिंक किताबें तो गोल्ड है आपके लिए, तो आपने तो उस पे पूरा चैनल बनाया हुआ है। बट थैंक यू सो मच भाई। आई थिंक योर एवरी टीचिंग जो भी आप लोगों को सिखाते हैं, मुझे लगता है वो किसी गोल्ड से कम नहीं है। और क्योंकि हम भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमेशा ये बात ज़रूर बोलते हैं कि आपके साथ पॉडकास्ट हमारे जो हुए उससे बहुत कुछ सीखा, फाइनेंशियल हैबिट्स लोगों की बदली, फाइनेंशियल माइंडसेट लोगों का बदला, और ऑब्वियसली मतलब वो एनर्जी भी आपकी है, वो इतनी प्यारी। थैंक यू सो मच। और आई थिंक मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी जितने लोग देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुआ होगा, क्योंकि पैसे को समझना ज़रूरी है और ये भी समझना ज़रूरी है कि ये अपने आप नहीं आ जाएगा, इस पर थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा। जैसे आप भी मुझे पॉडकास्ट से पहले बोल रहे थे कि हम सब कुछ किसी और पर नहीं छोड़ सकते, सब कुछ CA पर नहीं छोड़ सकते। हम जब तक खुद नहीं जानेंगे, खुद नहीं समझेंगे, ये नहीं होगा। और कई बार हमें सिखाना पड़ता है उनको कि क्या करना है, जैसे आप सिखाते हैं अपने CAs को। तो ये आई थिंक ये जब तक किसी चीज़ की ओनरशिप हम खुद नहीं लेंगे ना, वो अबंडेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। आई थिंक आपने जैसे ओनरशिप वर्ड यूज किया, मैं इसको वर्ड एक और यूज करूंगा, क्यूरियोसिटी। जब तक आप किसी चीज को लेके मैसिवली क्यूरियस नहीं है ना, जैसे मैं आपको हम बात कर रहे थे टैक्स सेविंग की, टैक्स प्लानिंग की, ये सब की, मैं मैसिवली क्यूरियस हूं टैक्स प्लानिंग को लेके कि कैसे टैक्स, बिकॉज टैक्स प्लानिंग इज अ वेरी गुड वे टू सेव मनी। इट गिव्स यू परमिशन टू कंपाउंड मनी, क्योंकि जितना आप टैक्स को कम दोगे उस टाइम पे, अगर आप प्लान कर पाओ अच्छे से, नियम में रह के, ऑब्वियसली नो गलत काम करना, पर नियम में रह के जो आप सही कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो आप अपनी कंपाउंडिंग को लॉस लेके जा रहे हो, धक्का दे रहे हो। करेक्ट। तो मैं कोशिश करता हूं कि यार मैं कौन सा वो पॉइंट है जहां पे मेरी सारी टैक्स की बेस्ट प्लानिंग निकल सके, वो मेरी उत्सुकता है, वो मेरी क्यूरियोसिटी है। और क्योंकि मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है, मैं हजारों वीडियोस देखता हूं। आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई कैन वाउच ऑन दिस कि जो भी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैं उनको 4 बातें एक्स्ट्रा बताता हूं कि हम ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। दे गो बैक एंड देन दे कंफर्म टू मी, बिकॉज दे आर माई साउंडिंग बोर्ड्स। उनके परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकता, उनका साइन चाहिए होता है हमारे को। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे ऑल्सो हेल्प मी। बट अगर उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, तो आपकी लर्निंग की स्पीड 100x हो जाती है, सुपर हो जाती है। तो आई थिंक कीप बीइंग क्यूरियस, बी लाइक अ किड। मतलब वो छेड़ना, सब चीज पकड़ना, ये क्या है, ये क्या है, आपका जो गोल है उसके अराउंड बी वेरी क्यूरियस। सुपर अमेजिंग। आई थिंक थैंक यू सो मच भाई। एंड थैंक यू बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड लोगों को है, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। इसके साथ साथ संजय भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा, सर को ज़रूर फॉलो कर लेना। मतलब गोल्ड कंटेंट है इनका, गोल्ड मतलब गोल्ड मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इंडिया में अगर कोई फाइनेंस के बारे में बात करता है, वो मतलब मैं अगर 2-3 लोगों को जानता हूँ तो ये मतलब आप भी समझ जाइए कि ये उन्हीं में से एक है जो आज हमारे पॉडकास्ट पर इतनी ज़्यादा नॉलेज आज इन्होंने शेयर किया। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हर चीज़ के बारे में बहुत बेसिक से बताया। अगर आज इस पॉडकास्ट से पहले आपको फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में ज़ीरो भी पता था, आज आपको इसके बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। उसी तरह से सवाल थे, उसी तरह से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। और ऐसा कुछ भी ऐसा पॉइंट आपको लगाओ जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुआ हो, आप उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि यार ये मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग सिर्फ लर्निंग पढ़ने आते हैं, पॉडकास्ट नहीं देख पाते, वो लर्निंग से भी सीख सकते हैं आपकी। और एक और चीज मैं मानता हूं, जब आप अपनी खुद की कुछ भी लर्निंग आप डाल देते हो ना, आप बाकी सब याद रखो ना रखो, वो जिंदगी भर याद जरूर रखोगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। सो भाई बहुत बहुत थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड टू गेट योर एनर्जी। और मुझे आई थिंक मैं खुद बस बहुत ब्लेस्ड हूँ
कि हम मेरे जीवन में आप हो Same और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे एंड हमेशा। आई टेल यू, मैं सबको बताना चाहूँगा, मेरा जब पहला पॉडकास्ट हुआ था तो आई वॉज नॉट वट आई एम टुडे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स और ये, एंड अमित भाई ने तब भी उतना ही प्रेम दिया था, आज भी उतना ही प्रेम है। एंड मुझे लगता है मेरी जर्नी में कुछ इनिशियल लोग थे यार, मुझे याद है मैंने शायद 1 मिलियन के टाइम आपको फ़ोन किया हाँ जी, था, हाँ जी, हाँ जी। कि जब मेरा 1 मिलियन हुआ था यूट्यूब पे, तो मैंने आपको ग्रैटिट्यूड कॉल किया था। अब आप थे और एक 5-6 लोग और थे जीवन में, जिन्होंने शुरू में मेरे को बहुत मदद करी है, बहुत हेल्प करी है स्केल करने में, विदाउट एनी बेनिफिट्स, नॉट इवन अ पेनी, विद ऑल लव, रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज एंड हाई एनर्जी ट्रांसफर्स, मेरे को अमित भाई ने मदद करी है। तो अमित भाई उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से हमेशा जिंदगी भर के लिए मतलब ये ऋण चुकेगा नहीं कभी, तो उतना शुक्रिया है आपका। एंड आई विश दैट एवरीवन हु सीज दिस पॉडकास्ट गेट्स सम लर्निंग आउट ऑफ दैट। हमने गूगल फॉर्म दे दिया है, आप जिनको भगवद गीता एज अ बुक चाहिए प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, अपनी लर्निंग्स को रखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अमित सर, जो सबसे अच्छी लर्निंग्स दे उसके कमेंट को आप पिन कर दीजिए। अरे अमेजिंग, डन डन डन। तो जो बेस्ट लर्निंग्स अपने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताएगा, उसके कमेंट को अमित भाई जो है उनकी टीम पिन कर देगी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो तो मच। ये एक इंसेंटिव हो गया आपको करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Thank you, सो मच, थैंक यू सो मच।